Hello everyone, my name is Sadiq Sumer Sadiq. Welcome in MS Vision Academy. Today we will study about second chapter of business study of class 12. Principle of मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। इस चैप्टर को मैंने डिवाइड किया है 8 पॉइंट्स में। ये 8 हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आपका ये पूरा चैप्टर पूरे तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें कुछ और पढ़ने का। इन 8 पॉइंट में हो जाएगा ये पूरा चैप्टर कवर। आइए जानते हैं ये 8 पॉइंट क्या है। पहला हाईलाइटेड पॉइंट है आपका डेफिनेशन। किससे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सेकंड चैप्टर है आपका फीचर्स, कि ये काम कैसे करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आपका आ जाएगा इम्पोर्टेंस, आखिर इनकी क्या ज़रूरत पड़ी मैनेजमेंट में। फोर्थ पॉइंट आपका आ जाएगा 14 प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए वो क्या हैं। फिफ्थ पॉइंट आपका आ जाएगा 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो 5 साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए ये क्या हैं। फिर आपका 6 पॉइंट आ जाएगा साइंटिफिक टेक्निक। फिर आपका पॉइंट आ जाएगा सेकंड लास्ट मॉडर्न टेक्निक विच इज करंटली यूज्ड इन बिजनेस। फिर आपका लास्ट पॉइंट आ जाएगा हेनरी फ्योल वर्सेस एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो आइए जानते हैं पहला पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 1, हाईलाइटेड पॉइंट नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द जनरल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर हाउ टू परफॉर्म देयर मैनेजरिकल एक्टिविटी। कोई भी प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं उस फील्ड के इंसान के लिए कि उस फील्ड का काम वो कैसे करे। अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात कर लें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर आल्सो अ जनरल गाइडलाइन फॉर द अकाउंटेंट। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज आल्सो अ गाइडलाइन फॉर द मैनेजर हाउ टू परफॉर्म देयर मैनेजरिकल एक्टिविटी, कि वो मैनेजमेंट को कैसे करें। ये सब कौन बताता है, उन्हें प्रिंसिपल्स बताते हैं। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल आर द स्टेटमेंट। प्रिंसिपल किसी ना किसी का स्टेटमेंट होता है। अगर नेचुरल प्रिंसिपल है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का स्टेटमेंट होगा। अगर मैनमेड प्रिंसिपल है तो किसी इंसान का स्टेटमेंट होगा। प्रिंसिपल आर द स्टेटमेंट which reflect fundamental truth about some phenomena which is based on cause and effective relation। एक किसी न किसी फिनोमिना के बारे में जो रियलिटी बताए वो होता है प्रिंसिपल। और ये अगर हम नॉर्मली समझे तो क्या होगा, आप याद रखना हमेशा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द जनरल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर हाउ टू परफॉर्म देयर मैनेजरिकल एक्टिविटी। उन्हें अपना काम कैसे करना है इसे गाइड करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये गाइड करते हैं मैनेजर्स को कि उन्हें अपना काम कैसे करना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल। आखिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल अलग कैसे होते हैं प्योर साइंस के प्रिंसिपल के। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, अदरवाइज साइंस प्रिंसिपल आर रिजिड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। साइंस के प्रिंसिपल अपनी जगह से हटते नहीं है, कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। दूसरा आप ले सकते हो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डायनामिक, कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। मैनेजमेंट प्रिंसिपल चेंज हो सकते हैं टाइम के साथ, मगर साइंस के प्रिंसिपल नहीं हो सकते चेंज टाइम के साथ। अगर H2O इंडिया में है तो H2O ही अमेरिका में होगा। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल चेंज हो सकता है सिचुएशन और टाइम को देख के। फिर दूसरा आ जाता है प्रिंसिपल वर्सेस टेक्निक। प्रिंसिपल और टेक्निक क्या होती हैं। प्रिंसिपल आर द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर। प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बिहेवियर होते हैं नेचर में। टेक्निक क्या होते हैं, टेक्निक होती है कि उस चीज को कैसे करा जाए, पर वे ऑफ परफॉर्मिंग, पर किस तरीके से उसे परफॉर्म किया जाए, ये होती है टेक्निक। और ये क्या होता है, बिहेवियर, एक मैनेजर का बिहेवियर। थर्ड चीज आ जाएगी आपकी मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यू। मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यू में क्या फर्क होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बिहेवियर इन नेचर, आर द बिहेवियर ऑफ मैनेजर, अदरवाइज वैल्यूज आर इथिकल इन नेचर। वैल्यूज क्या होती हैं, इथिकल होती हैं नेचर में। फिलहाल इसकी डेफिनेशन क्या थी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द जनरल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर हाउ टू परफॉर्म देयर मैनेजरिकल एक्टिविटी। आइए अब हम पढ़ते हैं सेकंड हाईलाइटेड पॉइंट ऑफ द चैप्टर
फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। फीचर्स पहला फीचर है मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो पहला फीचर है वो आपका आ जाएगा परवाइसिव। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मैनेजमेंट इज ऑल्सो परवेसिव की यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है, ऐसे ही मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो उनकी भी जो वैलिडिटी होती है वो यूनिवर्सल होती है, कहीं पर भी उन्हें फॉलो किया जा सकता है। अमेरिका में भी, इंडिया में भी, किसी टाइम कहीं पर भी उसे फॉलो किया जा सकता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर परवेसिव इन नेचर। दूसरा आ जाता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द जनरल गाइडलाइंस। जैसे कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द जनरल गाइडलाइंस, तो दूसरा फीचर आ जाता है कि ये मैनेजर के लिए जनरल गाइडलाइंस हैं कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है इवोल्यूशनरी। आखिर क्या मतलब होता है इवोल्यूशन का? इवोल्यूशनरी होता है कि फ्रेम्ड वाया ग्रेट एक्सपेरिमेंट, बहुत ज्यादा रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट के बाद उसे बनाया गया। कोई भी प्रिंसिपल ऐसे नहीं बन जाता, हर प्रिंसिपल अपने आप में इवोल्यूशनरी होता है। प्रिंसिपल वो चीज बनती ही तब है जब वो हर जगह पर फिट हो जाए। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन एक प्रिंसिपल है, अब 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये 2 2 2 2 प्लस करते रहेंगे उसमें, तो वो मल्टीप्लिकेशन का एक प्रिंसिपल बन जाएगी। जब वो चीज हर जगह पर, जब वो चीज परवेसिव हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? इवोल्यूशनरी हो जाती है कि फॉर्म्ड बाय अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट के बाद उसे बनाया गया हो। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटों के बाद लिखे गए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं है। फोर्थ आ जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, सिचुएशन को देख के, टाइम को देख के उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। चेंज नहीं कह रहा मैं, क्या किया जा सकता है? एडजस्ट किया जाता है, किया जा सकता है। जिन चीजों को एडजस्ट किया जा सकता है वो होती हैं फ्लेक्सिबल इन नेचर। फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा बिहेवियर इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द बिहेवियर ऑफ अ मैनेजर। अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो मैनेजर का बिहेवियर होते हैं। तो ये क्या होते हैं? बिहेवियर इन नेचर। ये डिफाइन करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का एक ये फीचर है कि ये जो प्रिंसिपल हैं वो डिफाइन करते हैं बिहेवियर ऑफ अ मैनेजर। एक पॉइंट और आ जाएगा, 5 पॉइंट आपको याद करना है। 6 पॉइंट आपका आ जाएगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कंटिंजेंट। एक आ जाएगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन इफेक्टिव रिलेशन, एक रिलेशन पे बेस्ड होते हैं। आपको कोई भी 5 याद करना है, आप ये वाले 5 याद कीजिए। नंबर 1 इज परवेसिव की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। नंबर 2 इज जर्नल गाइडलाइंस की जर्नल गाइडलाइंस होते हैं मैनेजर के लिए। नंबर 3 इज इवोल्यूशनरी होते हैं। नंबर 4 इज फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनमें। नंबर 5 इज बिहेवियर इन नेचर, बिहेवियर बताते हैं मैनेजमेंट का। आइए अब थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की क्या क्या जरूरतें। इंपॉर्टेंस क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की? पहला आपका पॉइंट आ जाएगा साइंटिफिक डिसीजन। जब हम प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो साइंटिफिक डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए आपको फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर किसी वर्कर से कहना है कि 10 किलोमीटर दूर से ये चीज़ ले आ, और आप उससे कह रहे हैं जा पैदल जा 2 मिनट में आ जा, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो हमारे डिसीजंस कैसे होते हैं? साइंटिफिक डिसीजन। इट हेल्प इन मेकिंग साइंटिफिक डिसीजन कि अगर साइंटिफिकली वो है कि वैलिड है कि हो सकता है। बहुत सी चीजें होती हैं कि हो ही नहीं सकता। अब कोई बंदा पैदल 10 किलोमीटर कैसे जाएगा 2 मिनट में? कोई वैम्पायर तो है नहीं, इंसान है, नॉर्मल इंसान है, नहीं जा सकता ना। तो साइंटिफिक डिसीजन बनाते हैं। जब हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कैसी हो जाती है? साइंटिफिक। और ये एक इम्पोर्टेंस होती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा प्रोवाइडिंग गाइडलाइन। जैसे कि आपने अभी पढ़ा था मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द जनरल गाइडलाइंस, तो जाहिर सी बात है ये मैनेजर को प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शन कि कैसे चीजों को करना चाहिए। ये भी इसकी क्या है? इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज आएगी मीटिंग चेंज इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड। मीटिंग चेंज इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड। आजकल आप जैसे जानते ही हैं कितनी जल्दी ट्रेंडिंग में कुछ और आ जा रहा है, कुछ और आ जा रहा है, चेंज ट्रेंड कितनी जल्दी चेंज हो रहे हैं। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं फ्यूचर दिखाने में मैनेजर को एक तरीके से कि आगे क्या हो सकता है। तो आगे जो हो सकता है उस सिचुएशन को समझ के मैनेजर एक एक्शन ले सकता है। डायनामिक जो होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डायनामिक इन नेचर।
तो जब डायनामिक होते हैं तो वो चेंज हो सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो जब वो चेंज हो जाएंगे तो क्या बनेगा, मीटिंग चेंज इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड। आजकल जैसे जैसे इन्वायरमेंट के हिसाब से आपका बिजनेस चेंज होना है, वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको हेल्प करेंगे उसे चेंज करने में। फोर्थ आ जाएगा आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब ये सारी चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वर्किंग प्रोसेस है, वो कैसा हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। आप एक इमेज रखने लगेंगे उसमें। लास्ट आपका आ जाएगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे आ जाएगा, जब हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। तो एक प्रिंसिपल होता है जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क, कि लोगों को काम बांट दो, जो जिसमें एक्सपर्ट है उसे वो वाला काम दे दो। जब उसे वो काम दे दोगे आप, तब जाहिर सी बात है वो जब रिपीटली उसे काम करेगा, रिपीटेडली करेगा, कभी दूसरा काम कर ही नहीं रहा वही करेगा, तो जाहिर सी बात है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। कोई इंसान अगर 10 बार एक काम को करेगा तो जाहिर सी बात है वेस्ट तो नहीं करेगा रिसोर्सेज और अच्छे से कर सकेगा। तो ये 5 पॉइंट थे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के। नंबर 1 इज साइंटिफिक डिसीजन, नंबर 2 इज providing guidelines to the manager, meeting change environment required, effective administration और optimum utilization of resources। ये इनमें से, इन तीनों चीजों में से, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट थे, इनमें से तो इतना आना नहीं है आपका पेपर में। पहला पॉइंट क्या था, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट था फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट था इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से फिलहाल इतना नहीं आना है, लेकिन अब जो फोर्थ पॉइंट है इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट, हम उसे डिस्कस करेंगे। 14 प्रिंसिपल ऑफ गिवन बाय हेनरी फ्योल। जो 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं हेनरी फ्योल कौन था। हेनरी फ्योल इज अ माइनिंग इंजीनियर। हेनरी फ्योल एक माइनिंग कंपनी में इंजीनियर था। ये पैदा हुआ था टर्की में। हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन टर्की 1841। 18, देखिए आपका पेपर आने वाला है इस ईयर एमसीक्यू टाइप्स, तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हेनरी फ्योल कौन था। हेनरी फ्योल इज अ माइनिंग इंजीनियर। अब बताइए कितनी ऐसी बात है कि हम एक इंजीनियर के रूल पढ़ रहे हैं अपने मैनेजमेंट में, मतलब कॉमर्स में। तो ये जो मैनेजमेंट टॉपिक है वो सिर्फ, जैसे कि आपने क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट इज परवेसिव, ये हर इंसान के लिए है। ऐसा नहीं है साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, आर्ट वालों के लिए, सबके ही लिए ये है। तो फिलहाल हम किस पे थे कि हेनरी फ्योल कौन था। हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन 1841। आपका एमसीक्यूज में आ सकता है। हेनरी फ्योल 1841 में टर्की में पैदा हुआ था। ये माइनिंग इंजीनियर था। माइनिंग कंपनी में, कोल कंपनी थी एक, उसमें माइनिंग इंजीनियर का काम करता था हेनरी फ्योल। इसने फिर 14 रूल दिए। ये 14 रूल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बन गए। ये प्रिंसिपल ऐसे बन गए जिन्हें हम कहने लगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इनके बिना मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं, ये समझ लीजिए आप। अगर ये 14 रूल हैं तो मैनेजमेंट है, अगर ये नहीं तो मैनेजमेंट नहीं। आखिर यही वजह थी कि हम हेनरी फ्योल को कहने लगे फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्यों कहने लगे हम, क्योंकि अगर ये 14 रूल नहीं होंगे तो मैनेजमेंट भी नहीं होगा। तो अब हम पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आप अपनी बुक कॉपी में अगर नोट करना चाहें तो कॉपी निकाल लीजिए। ये रूल्स इस चैप्टर के ही लिए इम्पोर्टेंस नहीं, आपकी लाइफ के लिए, और आप अगर कभी बिजनेस में जाएंगे तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हम पढ़ेंगे आइए 14 रूल। 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। तो पहले प्रिंसिपल का नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। 14 के 14 आज हम याद करके जाएंगे यहाँ से। पहले का नाम क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फ्योल ने क्या कहा था। हेनरी फ्योल ने कहा था एक बड़े काम को छोटी छोटी यूनिट में बांट दो, और जो बंदा जिस काम को सबसे अच्छे मैनर्स में कर सके, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग उसे वो वाला काम दे दो। ये था डिवीजन ऑफ वर्क। एक बहुत बड़े काम को, एक पूरे टास्क को छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड करके उन लोगों से कराओ जो लोग उस काम को सबसे बेटर तरीके से कर सकते हैं। इस डिवीजन ऑफ वर्क से फायदा क्या हुआ। डिवीजन ऑफ वर्क से दो फायदे हुए। पहला आया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने लगा, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। पहला फायदा क्या हुआ कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का अननेसेसरी यूज नहीं हुआ, क्योंकि उस बंदे से हमने वो काम कराया जो बंदा सबसे बेस्ट मैनर में उस काम को कर सकता है। तो इससे क्या हुआ, हमारी रिसोर्सेज का अननेसेसरी यूज नहीं हुआ। पहला फायदा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा फायदा इससे हुआ कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तीसरा फायदा इससे हुआ कि स्पेशलाइजेशन, वर्कर जो थे वो उन चीजों में स्पेशल हो गए। जब इंसान रिपीटेडली एक काम को करता रहेगा, कंटिन्यूटी करता रहेगा तो वो उस चीज का क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा और स्पेशल बन जाएगा। ये था डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल ने क्या कहा, देखो प्रिंसिपल आर द स्टेटमेंट, ये 14 प्रिंसिपल, दीज आर द स्टेटमेंट ऑफ हेनरी फ्योल। तो स्टेटमेंट्स में क्या कहा, इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल ने कहा कि अथॉरिटीज होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल। जितनी हमने अथॉरिटी दे रखी है एक एम्प्लॉइज को, उतनी ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि जैसे आपको मैनेजर ने काम दिया डेकोरेशन का, कि आपको ये पूरा रूम अच्छे से डेकोरेट करना है, ये आपको क्या दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि काम आपको दे दिया, अब वो काम आपको करना है, ये आपकी क्या हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। मगर आपको अथॉरिटी नहीं दी कि अगर कोई बच्चा आके उस डेकोरेशन को खराब कर रहा है तो आप उसे मार सको, आप उसे झटका सको, यहाँ नहीं करना, जाओ यहाँ से, ये अथॉरिटी नहीं है आपके पास, तो आप डेकोरेशन कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना। इससे क्या होगा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर दब जाओगे और आप काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो हेनरी फ्योल ने कहा था कि जब अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज के इक्वल होती हैं तो कोई अपनी अथॉरिटीज का गलत फायदा नहीं उठाता और कोई बेचारा दबता नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर में। जितनी अथॉरिटीज होनी चाहिए उतनी ही क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे क्या होता है, इससे क्या क्या फायदे होते हैं, देखो अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब इक्वल होती हैं तो लोग अपने आप को उस चीज का जिम्मेदार मानते हैं। कोई चीज अगर उनसे नहीं हो पाई तो वो ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अथॉरिटीज ही नहीं थी। फॉर एग्जांपल रूम डेकोरेशन नहीं हो पाया तो अगर उसके पास अथॉरिटीज नहीं होती वो तो कह देता तुमने अथॉरिटी नहीं दी, बच्चों ने सब खराब कर दिया। अगर हम उन्हें अथॉरिटीज दे देते हैं, उसके बाद अगर काम में कोई एरर आता है तो हम उनसे जवाबदेही होते हैं, हम उनसे कह सकते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो पाया। तो कोई अपनी अथॉरिटीज का गलत फायदा नहीं उठाता। इसके जो फायदे होते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो फायदे ये होते हैं, एक डिसिप्लिन बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, लड़ाइयाँ नहीं होती, ये इसके फायदे होते हैं। नो डिस्प्यूट, मेंटेन डिसिप्लिन, ये होते हैं इसके फायदे। तीसरा प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिया, फर्स्ट क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आ जाता है हमारा डिसिप्लिन। क्या आ जाता है बेटा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है गुड एट ऑल लेवल, आप जहां पर भी हो वहां अच्छे हो। और डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, फॉलोइंग रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन। जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पूरा बिजनेस है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उसके रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हें फॉलो करना, ये क्या होता है, डिसिप्लिन। और आपको हर लेवल पे अच्छा रहना, ये क्या होता है, डिसिप्लिन। अब आखिर हेनरी फ्योल को क्या जरूरत पड़ी कि हेनरी फ्योल ने कहा अच्छे मैनेजमेंट के लिए एक रूल बना दिया, डिसिप्लिन। देखिए बिजनेस लाइफ में डिसिप्लिन को अगर मैं समझूं तो कैसा होता है, बिजनेस लाइफ में डिसिप्लिन हो गया कि अगर वर्कर सबऑर्डिनेट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं तो वो उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ, ट्रस्ट के साथ उन्हें अच्छा सही करें, मुकम्मल करें। और साथ ही साथ जो सुपीरियर है, सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट से जो वादे किए हैं इंक्रीजमेंट के, सैलरी इंक्रीज के, बोनस के, वो उन्हें टाइम टू टाइम पे करे। ऐसा नहीं कोई अपनी बात से मुकरे ना सुपीरियर न सबऑर्डिनेट। सुपीरियर ने जो वादे किए हैं कि आपकी इंक्रीजमेंट होगा सैलरी में, बोनस दिया जाएगा, आपको अच्छी पोस्ट प्रमोशन मिलेगा, ये वादों से मुकरे ना सुपीरियर, और सबऑर्डिनेट अपनी पूरी लगन के साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। ये होता है डिसिप्लिन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आखिर इसके फायदे क्या होते हैं,
देखिए डिसिप्लिन का पहला फायदा होता है नो डिले इन टाइम। टाइम में कोई डिले नहीं होता, वर्क आपका ऑन टाइम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इफेक्टिवनेस। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। दूसरा डिसिप्लिन का फायदा होता है नो क्लैश बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कोई झगड़े नहीं होते, डिसिप्लिन होता है। तो दोनों का जो रिलेशन होता है, आप ये भी लिख सकते हो बेटर रिलेशन बिटवीन सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट और सुपीरियर में जो होता है वो रिलेशन क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। 3 प्रिंसिपल हमने पढ़ लिए। पहला था डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा था प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब चौथा प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं जिसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? कमांड होता है एक ऑर्डर। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्योल ने कहा, इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल ने कहा कि सिंगल बॉस होना चाहिए जो सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे, सुपीरियर एक होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी ने भी ऑर्डर दे दिया, किसी कोई कभी भी ऑर्डर दे देगा, बहुत सारे बॉस हैं, ये आके कुछ ऑर्डर दे रहा है, वो आके कुछ ऑर्डर दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हेनरी फ्योल ने कह दिया यूनिटी ऑफ कमांड में कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक बॉस होना चाहिए, सिंगल बॉस। यूनिटी ऑफ कमांड में उसने कहा। इसके देखिए फायदे क्या होते हैं सिंगल बॉस के। अगर एक ओनर होता है, ओनर क्या, एक अगर ऑर्डर देने वाला एक होता है, बॉस एक होता है, तो अब जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनके अंदर कंफ्यूजन नहीं होती। नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होती कि किस, अगर 2 होंगे तो कंफ्यूजन होगी किसकी बात माने किसकी बात ना माने। फॉर एग्जांपल आप घर में हो, घर में आपकी अम्मी कुछ कह रही हैं, आपके अब्बू कुछ कह रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी आपको कि किसकी बात मानूं किसकी बात नहीं मानूं। आपके अंदर खुद ही एक कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, अब किसकी, एक ही की मान सकते हैं अगर दोनों इधर उधर की बात कर रहे हैं तो। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे वे में चले, स्मूथली चले, इसलिए हेनरी फ्योल ने हमें बताया यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करो। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि किसी भी बिजनेस का जो ऑर्डर देने वाला हो, कमांड देने वाला हो, जिसे हम बॉस कहते हैं, वो एक होना चाहिए। इसके ये फायदे होते हैं, नो क्लैश बिटवीन द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो लोग होते हैं, उनमें कोई क्लैश नहीं होता, लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं रहती। आपको पता है भाई एक बंदा है, एक ही बंदा ऑर्डर देगा, खत्म कहानी। और सबसे फास्ट इसका होता है फिर फास्ट डिसीजन मेकिंग। अगर एक बॉस होता है तो फास्ट डिसीजन मेकिंग, किसी से उसे पूछना नहीं है, पूछेगा तो जो भी पूछेगा ऑर्डर तो वही देगा ना, तो फास्ट डिसीजन मेकिंग, जल्दी इसमें डिसीजन मेकिंग हो जाती है। अब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। 3 इसके मैंने ये फायदे बताए आपको। चौथा रूल था, ये चौथा प्रिंसिपल था मैनेजमेंट का। आइए अब हम पढ़ते हैं 5th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सारे आप पीछे वाले पढ़ते चलना। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, थर्ड इज डिसिप्लिन, फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 5-5 में कर लीजिए, 14 है प्रिंसिपल। पहले 5 आप याद रखिएगा, फिर 5 याद रखिएगा, फिर 4 याद रखिएगा। सीक्वेंस से याद रखेंगे तो ये आपके लिए और अच्छी बात होगी। 5th प्रिंसिपल क्या हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आप समझते ही होंगे नाम से ही, डायरेक्शन डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हेनरी फ्योल ने क्या कहा, हेनरी फ्योल ने कहा कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ऐसा नहीं है कि किसी का वर्क किसी डायरेक्शन में भाग रहा है, किसी का वर्क किसी डायरेक्शन में भाग रहा है। ताकतें बटी हुई हैं, तो ये दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसकी ताकत इधर जा रही है, इसकी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिससे हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। अब बताओ, अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को ही फॉलो ना करो, एक डायरेक्शन में सबको ना ले जाओ, तो क्या आप बेटा कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव। तो हेनरी फ्योल ने जब ये प्रिंसिपल दिया तो इसमें हमसे कह दिया कि अगर आपको अपना अच्छा मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा मेरा एक प्रिंसिपल जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कि सारा जो फोर्स है, जो भी फोर्स, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बिजनेस का है, उसका डायरेक्शन एक होना चाहिए। कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए, वो डायरेक्शन जहां से आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सको। तो भाई इसके फायदे क्या हो जाएंगे, इसका पहला फायदा हो जाएगा, इसे फॉलो करने का पहला फायदा हो जाएगा कि हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, पहला तो ये हो जाएगा। फिर इसका दूसरा फायदा क्या होगा, जब सारी ताकत एक जगह पर लगी होगी तो क्या कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ अ
ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन आएगा। और सोचिए आप डायरेक्शन, अगर जब एक ही डायरेक्शन में सारा फोकस पड़ा हुआ होगा, सब फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा, तो इसके और क्या फायदे होंगे, इसके और फायदे होंगे कि एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे अपने गोल को देखते हुए और उस गोल को जल्दी से अचीव करने की सोचेंगे और उस गोल को जल्दी से अचीव करेंगे। ठीक है, ये थे हमारे 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रह गए 9। ये 5 कौन से थे, हमें 5-5 करके याद करने हैं, 5-5 और 4 करके हमें याद करने हैं। पहला था हमारा 14 के 14 हमें याद करने हैं, बिल्कुल अभी याद करने हैं। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, थर्ड इज डिसिप्लिन, फोर्थ इज यूनिटी ऑफ डायरेक्ट कमांड एंड फिफ्थ इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब हम पढ़ेंगे 6, 7, 8, 9, 10। 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ लिए। 6 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए, जब कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाता है तो उसका एक पर्सनल गोल होता है। अगर आप किसी के यहाँ काम करोगे तो आपका एक पर्सनल गोल होगा। वो मेनली क्या होता है, नॉर्मली वो गोल होता है कि आपका ज़्यादा से पैसा कमाना। आपका क्या गोल होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस बिजनेस से पैसा कमा सकें, आपकी सैलरी बढ़ जाए, यही तो होता है ना, यही गोल होता है ज़्यादातर लोगों का। ये जो पॉइंट है, ये जो प्रिंसिपल है, ये असली इम्तिहान है मैनेजर का। इसका मतलब क्या है, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए, जब कोई भी एम्प्लॉय अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है, उसका एक अपना पर्सनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है कि उसे सेफ्टी मिले। पर्सनल गोल जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, उसे अच्छे से सेफ्टी मिले, उसे सैलरी ज़्यादा मिले, ये उसके पर्सनल गोल होते हैं ना। तो अगर उसका गोल ऑर्गेनाइजेशनल गोल के डिफरेंस नहीं है, सेम है उसका गोल ऑर्गेनाइजेशनल गोल के, भाई हम भी सैलरी देने को मना थोड़ी करते हैं ज़्यादा, अगर तुम ज़्यादा काम करोगे हम ज़्यादा सैलरी दे देंगे। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये थोड़ी चाहती कि हम इसे ज़्यादा काम ले लें और ज़्यादा सैलरी ना दें। बस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो ये चाहती है कि ये प्रोडक्शन बढ़ाए, हम इसकी सैलरी ज़्यादा दे देंगे, ये तो सेम है। लेकिन अगर कुछ एम्प्लॉयज होते हैं आस्तीन का सांप कि डसना ही चाहते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म करना चाहते हैं, तो ऐसे में मैनेजर क्या करता है, इन जैसे लोगों के लिए ये पॉइंट आया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट है उसे खत्म करके जनरल इंटरेस्ट में लेके आना है, कन्वर्ट करना है उसे जनरल इंटरेस्ट में। जनरल इंटरेस्ट क्या होता है, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब इसके फायदे क्या होते हैं सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये हमें हेल्प करता है अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में। दूसरा ये हमारा क्या इसका फायदा होता है, बताइए। दूसरा हमारा इससे फायदा होता है कि एक टीम स्पिरिट आती है। जब सारे लोगों का फोकस, सारे लोगों को जब हम एक जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो एक टीम बन जाएगी। कोई किसी का इंटरेस्ट इधर नहीं भागेगा, किसी का इंटरेस्ट इधर नहीं भागेगा, सबका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक जनरल इंटरेस्ट। जब भी मैनेजर डिसीजन ले, जब भी मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले तो उसे जनरल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए, ना कि एम्प्लॉयज के। अब एम्प्लॉयज आया, भैया मैं बहुत गरीब हूँ, भैया मैं बहुत गरीब हूँ, भैया मैं बहुत गरीब हूँ। अब यहाँ तक कर तो बैठी हुई नहीं है कि एकदम सिलेक्ट कर लेगी। भाई मैनेजमेंट ऐसे थोड़ी होता मैं गरीब हूँ तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। इंडियन आइडल थोड़ी चल रहा है, दुनिया भर का फेक है वो थोड़ी चल रहा है। ये भाई मैनेजमेंट है। अगर बिजनेस में रन करना है तो इमोशन नहीं देखे जाते, इमोशन देखे जाते हैं। सोशल वर्क करोगे आप, बिजनेस का जो सोशल वर्क होता है वो बिल्कुल अलग है, वहां पर इमोशन देखे जाएंगे। मगर कोई बंदा आ रहा है काम में अपने इमोशन बता रहा है, अपनी परेशानी बता रही है, वो काम से, उसे एडमिनिस्ट्रेशन से उसे मतलब नहीं है। तो जब भी कोई डिसीजन ले मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल ने कहा अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना देखो, आप क्या देखो, एक ऑर्गेनाइजेशनल का जनरल इंटरेस्ट देखो। ये था 6th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे 7th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। ये है रिनोमरेशन टू पर्सन। रिनोमरेशन होती है कि उसके रिटर्न में कुछ देना। जो बंदा, एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसके बदले उसका रिटर्न देना, मतलब वेजेस, मतलब सैलरी, मतलब बोनस, उसके रिटर्न में उसे देना। तो रिनोमरेशन टू पर्सन कैसी होनी चाहिए? हेनरी फ्योल ने कहा कि उससे जो सैलरी है इफेक्टिव सैलरी देना चाहिए। अब ऐसा नहीं उसने काम बहुत करा लिया उससे और उसे सैलरी नहीं दी, तो सैलरी टाइम पे देनी चाहिए और
इफेक्टिव सैलरी देना चाहिए, रीजनेबल सैलरी देना चाहिए। अब जैसे कि इंडिया ने तो एक्ट भी बना दिया, मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस ऑफ इंडिया कितनी है? 15,000। मगर आप मुझे बताइए कि हर बंदा 15,000 से कम में काम नहीं कर रहे क्या? लोग 9-9 हज़ार रुपए में लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी 300 रुपए में कर रहे हैं। 30 दिन की मजदूरी हो भी नहीं पाती उनकी, जुमे की छुट्टी कर लेते हैं, संडे की छुट्टी कर लेते हैं। बताओ उनके मंथली कितने पहुंचते हैं? 8,000 7,000 रुपए। तो फिर ये तो भाई क्वेश्चन करप्शन का और इंडियन डिपार्टमेंट का है, हमारी बात नहीं है ये। हेनरी फ्योल ने क्या कहा? हेनरी फ्योल ने कहा अगर आपको अपनी बिजनेस अच्छे से रन करानी है तो आपको रिनोवेशन टू पर्सन, मेरा जो प्रिंसिपल है उसे फॉलो करना पड़ेगा। उसमें उसने कहा कि इंसान को उसके टाइम पे एक जो टाइम हो गया तो उसकी सैलरी दे देनी चाहिए और रीजनेबल सैलरी देनी चाहिए। इस्लाम में है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे देनी चाहिए। देखिए वैसा ही रूल है, बिल्कुल कोई अलग थोड़ी है। और धर्मों में भी होगा, इस्लाम में तो ये है कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीने सूखने से पहले दे देनी चाहिए। यही है रिनोवेशन टू पर्सन, कि अच्छे उसके टाइम पे देनी चाहिए और रीजनेबल देनी चाहिए। ये था 7th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 6 क्या था? सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। वो 5 याद है? ठीक है। 7th क्या है? रिनोवेशन टू पर्सन। अब हम बात करेंगे 8th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये एक सर्कल है, ये क्या है? एक सर्कल। ये इसका क्या है? सेंटर, बिंदु। सेंटर का एक मतलब होता है हिंदी में बिंदु, है ना, बिंदु। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब आप कहोगे भाई सेंट्रलाइजेशन भी है और डिसेंट्रलाइजेशन है, हेनरी फ्योल कैसी पगलौटियत की बात कर रहा है? तो भाई अभी समझो, देखो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों जरूरी क्यों हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, ये हेनरी फ्योल ने हमें समझाया है इसमें। उसने ऐसे ही नहीं लिख दिया, कोई भी प्रिंसिपल ऐसे नहीं बनता। प्रिंसिपल आर इवोल्यूशनरी, बहुत ही एक्सपेरिमेंट के बाद बनता है। तो उसने कहा कि कहीं कहीं पर बिजनेस को सेंट्रलाइज होना चाहिए और कहीं कहीं पर बिजनेस को डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। सेंट्रलाइज होना चाहिए बिजनेस को पॉलिसी मेकिंग में। अब ये नहीं है कि हर बंदे से, एक बिजनेस में 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोगों से पूछ रहे हो जाके भाई क्या पॉलिसी बनाए, क्या पॉलिसी बनाए। टॉप लेवल मैनेजमेंट को हमेशा सेंट्रलाइज होना चाहिए, उसे लोगों से पूछने की जरूरत ना पड़े, क्या हो उसकी पावर सेंट्रलाइज हो। पॉलिसी मेकिंग में किसी भी बिजनेस को क्या होना चाहिए? सेंट्रलाइज। और वर्किंग में क्या होना चाहिए? डिसेंट्रलाइज। अगर आज कोई बीमार है तो वो कह सके भैया मेरा काम कर दो, मैं कल आपका काम कर दूंगा। तो यहाँ क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन भी होनी चाहिए बिजनेस में और सेंट्रलाइजेशन भी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कतई कड़क अंदाज में बात कर रहे हैं, कतई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना दी। तो क्या है? सेंट्रलाइजेशन भी होनी चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी होनी चाहिए। अब इसके फायदे क्या होते हैं? जी भाई, सेंट्रलाइज होता है तो पॉलिसी आसानी से बन सकती है, पॉलिसी मेकिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, नो कंफ्यूजन इन मेकिंग पॉलिसी। पहला इसका फायदा हो जाता है। दूसरा इसका फायदा हो जाता है लोगों में क्या बढ़ती है? एकता, यूनिटी बिटवीन द एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज जो है ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें यूनिटी आती है जब डिसेंट्रलाइज होता है। अब फिर कुछ जगहों पे सेंट्रलाइज होता है, कुछ जगहों पे डिसेंट्रलाइज होता है। तो क्या है? बेटर रिलेशन बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के जो रिलेशनशिप है वो और बेटर हो जाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से। तो ये इसके क्या थे? बेनिफिट थे। और नो डिले इन वर्क, वर्क में भी कोई डिले नहीं होता। अगर कोई आज बीमार है तो उससे कह दिया भाई मेरा काम कर देना, आज जितना रह गया है, तो वो वर्क भी हो जाएगा डन। तो ये फायदे हैं भाई इसके। ये कौन सा था? 8 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 6 क्या था बेटा? सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। 7 क्या बेटा? रिनोवेशन टू पर्सन। 8 क्या है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम बात करते हैं, आइए 9th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 9th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में हेनरी फ्योल भैया क्या कह रहे हैं? देखो, हेनरी फ्योल ने जब ये प्रिंसिपल लिखा, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, तो उसने क्या कहा? देखिए समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं। ABCDEFG। तो उसने कहा कि हर सुपीरियर का एक सबऑर्डिनेट होना चाहिए, हर सबऑर्डिनेट का एक सुपीरियर होना चाहिए, टॉप और लोअर को छोड़ के। जैसे कि
इसका कोई सबऑर्डिनेट नहीं हो सकता, इससे नीचे तो कोई नहीं है तो इसका कोई सबऑर्डिनेट नहीं हो सकता, ये जी है इससे ऊपर कोई नहीं है तो इसका कोई सुपीरियर नहीं हो सकता। तो और बाकी के सबके क्या होना चाहिए, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट होने चाहिए। अगर ए को जी तक पहुंचना है, अगर ए को जी तक पहुंचना है तो जाना चाहिए भाई पहले बी के पास, फिर सी के पास, फिर डी के पास, फिर ई के पास, फिर एफ के पास, फिर उसे पहुंचना चाहिए जी के पास। ये था प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। इससे देखो अभी आप कहोगे भाई बड़ा टाइम लग जाएगा, ये तो बड़ा गलत है। अभी मैं बताऊंगा उसका भी। हेनरी फ्योल भैया ऐसे नहीं है, हेनरी फ्योल बड़े तगड़े आदमी हैं और उन्होंने हर चीज का सॉल्यूशन दे रखा है हमें, वो भी अभी बताएंगे। अब इसके क्या फायदे हैं पहले ये सुन लीजिए। इसके ये फायदे हैं भाई, इंफॉर्मेशन जो है वो एक मैनर्स में आएगी, एक वे में आएगी, सिस्टमेटिक वे में आएगी। इंफॉर्मेशन इधर उधर नहीं जा सकती। ए पहले बी के पास जाएंगे, फिर सी के पास जाएंगे, फिर डी के पास आएंगे, कोई क्लैश नहीं होगा। अगर पता होगा ये हमारा सुपीरियर है तब हम उसे सुपीरियर वाली इज्जत देंगे, पता होगा ये हमारा सबऑर्डिनेट है तब हम उसकी सबऑर्डिनेट की तरह रिस्पेक्ट करेंगे, तो है ना। तो इससे क्या क्लैश नहीं होगा, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अब हाँ, इससे एक नुकसान जरूर हो सकता है। वो नुकसान ये हो सकता है कि इमरजेंसी में अगर आपको जी के पास पहुंचना है और ये लोग तक गुजर के जाना पड़ेगा तो दिक्कत होगी। तो इसके लिए हेनरी फ्योल ने कहा अगर आपके पास टाइम है तो आपको प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फॉलो करना चाहिए। अगर आप किसी इमरजेंसी केस में आ गए तो आप डायरेक्ट जैसे एफ के पास जाना है तो ये बीच में गैंगप्लैंक डाल दिया। गैंगप्लैंक कहते हैं कि पानी बीच से गुजर रहा है, ऊपर से पुल डाल दिया या कुछ भी पटला डाल दिया है, तो डायरेक्ट एक इससे मिल सकता है, फिर जी से डायरेक्ट मिल सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ए कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद नेक्स्ट सुपीरियर, नेक्स्ट सुपीरियर मतलब अपने से अगले वाले सुपीरियर से भी डायरेक्ट बात कर सकता है। ये था प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। दिस इज द 9th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं 10th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब मोस्टली लोग इससे समझते हैं ऑर्डर देना, ए इधर जा, ए उधर से उठ, ए ये कर ले, ए वो कर ले। ये नहीं है। देखिए एक ऑर्डर तो ये होता है ऑर्डर देना, एक ऑर्डर होता है कि ऑर्डरली, डिसऑर्डर और ऑर्डर। देखिए ऑर्डर देने का वो डिसऑर्डर तो नहीं होता, ऑर्डर दे रहे हो कमांड एक ऑर्डर हो गया, लेकिन डिसऑर्डर तो उससे रिलेटेड नहीं होता। अगर आप डिसऑर्डर को समझोगे तो ऑर्डर भी समझ जाओगे। ऑर्डर क्या होता है भाई, हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए। कोई भी चीज ऑर्डर में कब होगी, जैसे कि आप डिक्शनरी का मैं एग्जांपल ले ले रहा हूँ। अगर डिक्शनरी अपनी अल्फाबेटिक ऑर्डर में ना हो तो आप वर्ड ढूंढ लोगे क्या? कभी नहीं ढूंढ पाओगे वर्ड। अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं होगी तो वर्ड आपको कभी मिल ही नहीं पाएंगे, उसमें दिक्कत हो जाएगी ना। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि किसी भी बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को हार्डली इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसका देखिए मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज हैं, बिजनेस में रिसोर्सेज होते हैं, बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, मटेरियल रिसोर्स होते हैं। तो जो भी मटेरियल रिसोर्स हैं, जो भी रिसोर्स हैं, वो उनकी एक परमानेंट जगह होना चाहिए। जो भी टूल्स हैं उनकी एक परमानेंट जगह होना चाहिए, जो कि लोगों को पता होना चाहिए, वर्कर्स को पता होना चाहिए, ताकि वो उस जगह पे जाएं और उस चीज को आसानी से गेट कर सकें और उससे फिर काम कर लें। इससे क्या होगा भाई, फायदा इससे ये होगा, नो डिले इन टाइम, टाइम में कोई डिले नहीं होगा बेटा। और वर्किंग कैसी चलेगी, स्मूथली वर्किंग चलेगी और झगड़े वगड़े भी नहीं होंगे। जब चीजें अपनी जगह रखी होंगी तो नो डिस्प्यूट अमंग द एम्प्लॉयज। तो भाई देखिए अब हमने 10 पढ़ लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैं सुनना चाहता हूं सबसे जी, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स बताओ जी, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सेवन, remuneration to person. 8, centralization and decentralization. 9, principle of scalar chain. 10, principle of order. ये 10 हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे 11th principle, 12th principle, 13 and 14. 11th principle of management. 11th principle of management है principle of equity. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में हेनरी फ्योल ने बयान किया कि अपने वर्कर्स को काइंड और जस्टिसफुल ट्रीटमेंट देना चाहिए।
ऐसा ना हो कि वर्कर के साथ जस्टिस ही ना होता हो, वर्कर से बहुत सारा काम ले लिया और उसका रिटर्न उन्हें नहीं दिया। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये है कि उन्हें सेफ्टी देना चाहिए, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उन्हें पूरी सेफ्टी देना चाहिए, उन्हें टाइम पे ही सैलरी देना चाहिए, जैसे कि रिनोमरेशन में था वैसे ही। इक्विटी का मतलब क्या होता है, उन्हें भाई पूरा उनका ख्याल एक ऑर्गेनाइजेशन को रखना चाहिए, अच्छी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, अच्छा वर्क होना चाहिए, उनसे कोई इलीगल काम नहीं करवाना चाहिए। आपने पुरानी मूवियों में देखा होगा कि वर्कर्स को ड्रग्स लेके भेज देते हैं, ये लेके भेज देते हैं, ऐसे ही उल्टे सीधे काम करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करवाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में वर्कर्स को अच्छे से सेफ्टी, उनके साथ जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो काइंड होना चाहिए। इसके देखिए ये फायदे होते हैं कि वर्कर्स के अंदर मोटिवेशन आती है कि वाह मुझे भाई मैं कर सकता हूँ। जब उन्हें हम अच्छी सेफ्टी देते हैं, अच्छी सिक्योरिटी देते हैं, तो वो आप अगर उन्हें थोड़ी बहुत सैलरी कम भी दे देंगे तब भी वो आपके पास काम करेगा। पहली बार इससे मोटिवेशन आती है, और दूसरी चीज इससे होता है भाई जब आप किसी पे यकीन रखते हैं तब वो काम तेज करता है। मोटिवेशन आएगी तो काम तेज करेगा, और काम तेज करेगा, अच्छा करेगा, तो इससे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो जाएंगी, और आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इफेक्टिव हो जाएगा। आप बहुत सारे पॉइंट इधर के उधर लिख सकते हैं क्योंकि लगभग सबके फायदे एक जैसे ही हैं। ये था 11th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आइए हम बात करते हैं 12th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 12th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर, स्टेबिलिटी कहते हैं कि भाई रुकावट, कि एक जैसा चलता रहे, कि मतलब स्टेबल रहे। अनस्टेबल क्या होता है आपको पता है, स्टेबल एक जगह पे रहे, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर। भाई वर्कर को आज अगर जॉब मिली, किसी भी एम्प्लॉयज को, वर्कर ही क्या, अगर कोई भी एम्प्लॉय है, मैनेजरिकल एम्प्लॉय है, नॉन मैनेजरिकल स्टाफ में है, टीचिंग स्टाफ में है, नॉन टीचिंग स्टाफ में, आपकी कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसमें एक एम्प्लॉय है तो उसके पास ये राइट होना चाहिए कि उसकी जॉब जल्दी नहीं छीनेगी, स्टेबिलिटी देना चाहिए। भाई तू डर मत, तेरी जॉब कहीं नहीं जाएगी, तू काम कर अच्छे से बस। तो उसके पास स्टेबिलिटी होना चाहिए। अगर उसके अंदर डर बैठाल के रख दिया कि ना अगर तूने साले एक ही बार काम करा, निकल जा, तो ये दिक्कत होगी, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर में हेनरी फ्योल ने कहा अगर अपना मैनेजमेंट अच्छा करना है तो आपको वर्कर्स को स्टेबिलिटी देना पड़ेगी, उनकी जॉब सिक्योरिटी। अगर एक वर्ड में मैं इसे कहूं तो जॉब सिक्योरिटी। इसके फायदे क्या होते हैं, इसके फायदे होते हैं कि वर्कर्स के अंदर वही सेल्फ मोटिवेशन आती है, डर नहीं होता है, नो फियर, वर्कर्स में कोई फियर नहीं होता, डर नहीं होता, एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई डर नहीं होता। ये इसके फायदे होते हैं। और फिर दूसरा इसका फायदा होता है भाई जब वर्कर्स को ये पता होता है कि वो नहीं निकलेगा, अब जब वो नहीं निकलेगा तो वो काम भी अच्छे से ही करेगा। अगर काम बेकार करेगा तो आप उसे निकाल सकते हो। आप स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर का मतलब ये तो नहीं होगा कि काम कोई बंदा बहुत बुरा कर रहा है तब भी उसे नहीं निकाल रहा हो, तब तो उसे निकाल सकते हो। अगर कोई रीजन होगा तो निकाल सकते हो, अगर रीजन नहीं है उसके बिना नहीं निकाल सकते। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर। अब हम पढ़ेंगे 13th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 13th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखो क्या है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव वर्ड आता है इनोवेशन से, कि वर्कर की एक पहचान होनी चाहिए बिजनेस में। अगर एम्प्लॉयज कुछ कह रहे हैं तो ऐसा नहीं अरे तू नहीं कर पाएगा, अरे हम है ना टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तू क्या करेगा, ऐसा नहीं। देखिए अभी पीछे क्या पढ़ा था, लगभग उसी की तरह ही है। अभी जो 12th आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, बिल्कुल जस्ट उसी की तरह है। जो 11th है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वैसा ही इनिशिएटिव है लगभग। इनिशिएटिव से सेल्फ मोटिवेशन आती है। इनिशिएटिव में कहते हैं कि इनोवेशन ऑफ एम्प्लॉय शुड बी अप्लाइड इन द बिजनेस पॉलिसी फॉर्मिंग। अगर किसी की इनोवेशन, किसी एम्प्लॉयज की इनोवेशन अच्छी है तो उन्हें अप्लाइड करना चाहिए पॉलिसी मेकिंग में। ऐसा नहीं है कि तूने अच्छा तो बताया मगर तू वर्कर है इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि बहुत पहले होता था, अब आपको ये जान के हैरत होगी, बी आर अम्बेडकर जब लंदन से पढ़ के आए थे तो बी आर अम्बेडकर एक दिन टेबल पे बैठे हुए थे, तो जो उनका चपरासी आया तो उन्हें फाइल ऐसे फेंक के दे रहा था कि तू हो तो क्या काबिल मगर तू दलित है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेटस मैटर रखना चाहिए, स्टेटस का ऐसा नहीं होना चाहिए।
उसे इज्जत देना चाहिए, उसका स्टेटस, उससे क्या होगा, सेल्फ मोटिवेशन उसके अंदर आएगी और इससे आपकी बिजनेस को ही फायदा है ना। किसे फायदा है भाई, बिजनेस को। जरूरी थोड़ी है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में वही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या कुछ गॉड गिफ्टेड नहीं होते, बहुत सारे एम्प्लॉयज गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो अगर उन्होंने आपको कोई अच्छा आइडिया दे दिया तो उस आइडिया को आपको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। द आइडिया ऑफ अ वर्कर शुड बी इम्पोर्टेंट इन बिजनेस, बिजनेस में उन्हें इंपॉर्टेंस देना चाहिए आपको। लास्ट हम पढ़ेंगे भाई 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट वाला है स्पिरिट डी कॉर्प। कॉर्प कहते हैं पुलिस को हिंदी में, तो स्पिरिट, स्पिरिट डी कॉर्प, इसका मतलब होता है यूनिटी। अगर मैं एक वर्ड में से डिफाइन करूं तो क्या आ जाएगा भाई, यूनिटी। कि वर्कर्स के अंदर नहीं बल्कि एम्प्लॉयज के अंदर, सबऑर्डिनेट के अंदर, सुपीरियर के अंदर यूनिटी होना चाहिए। काम को ऐसे नहीं करना चाहिए काम को कि भाई तू अपना देख ले, तू अपना देख ले, जैसे कि आपने अभी पढ़ा सबऑर्डिनेशन टू जनरल इंटरेस्ट, ये सब तो थे ही। स्पिरिट डी कॉर्प में कह दिया गया कि काम यूनिटी के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग अपना अपना देखें। काम कैसे होना चाहिए, कोई भी वर्क ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अपना गोल समझ के करना चाहिए, जिससे हम अच्छे से ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें। ये थे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या था, अब हम फिर से दोहराएंगे 14 के 14। फर्स्ट, जल्दी जल्दी, फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सेवेंथ रिनोवेशन टू पर्सन, एट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, नाइन्थ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, टेंथ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, 11 क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, 12 क्या है, पर्सनल टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर, 13 इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, 14 स्पिरिट डी कॉर्प। ये 14 थे प्रिंसिपल व्हिच इज गिवन बाय हेनरी फ्योल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। Hello everyone. Now we will discuss about 4 scientific principle of management which is given by F.W. टेलर। 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि F.W. टेलर ने दिए। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि F.W. टेलर कौन है। F.W. टेलर अ पर्सन हु इज बोर्न इन अमेरिका USA इन 1856। 1856 में अमेरिका में ये पैदा हुए। 1878 में इन्होंने मेडिवल स्टील कंपनी ज्वाइन कर ली, वहाँ पर इन्होंने इंजीनियरिंग करी। अब इनका वहाँ पर काम क्या था, इन्होंने वहाँ की एफिशिएंसी बढ़ाई है। इनके बहुत सारी चीज़ें हैं, फिलहाल हम इनके हिस्ट्री को क्यों पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, दे कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने मैनेजमेंट की फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले शॉप मैनेजमेंट दिया, एक चीज इन्होंने दी शॉप मैनेजमेंट, एक इन्होंने दी डिफरेंट प्राइस सिस्टम, तीसरी चीज इन्होंने दी साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि इन्होंने लिखी हैं। 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो F.W. टेलर ने लिखे हैं और दिए हैं। देखो, प्रिंसिपल इज द स्टेटमेंट, 4 प्रिंसिपल स्टेटमेंट भी कह सकता हूं मैं। 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट हैं। इनके स्टेटमेंट कहते हैं बात को। इनकी जो 4 बातें हैं, 4 इनके जो प्रिंसिपल हैं। एक बात बेटा प्रिंसिपल तब बनती है जब उस बात में दम हो। तो F.W. टेलर की इस बात में दम था, तो इनके ये क्या बन गए, प्रिंसिपल। इन्हें साइंटिफिक प्रिंसिपल क्यों कहा गया? साइंटिफिक प्रिंसिपल मींस इन सारे प्रिंसिपल में साइंस की एप्लीकेशन अप्लाइड हुई है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज अप्लाइड बाय साइंस, साइंटिफिकली जो अप्लाइड किए गए हों वो कौन से होते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के। ये किसने दिए, F.W. टेलर ने। आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे MCQs, तो आ सकता है F.W. टेलर कब बॉर्न हुए, कहाँ बॉर्न हुए, अमेरिका में बॉर्न हुए, 1856 में बॉर्न हुए, कब उन्होंने स्टील मेडिवल स्टील कंपनी ज्वाइन करी, क्या करते थे, इंजीनियरिंग करते थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने कब ज्वाइन करी, 1878 में। ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्या क्या दिया इन्होंने, शॉप मैनेजमेंट दिया, डिफरेंट प्राइस सिस्टम दिए और साइंटिफिक प्रिंसिपल मैनेजमेंट दिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो लिखा हुआ है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जो आपने कह दिया वो नहीं चलेगा।
जो चीज वैलिड है वही चीज चलेगी। इसका मतलब अगर मैं एक लफ्ज में समझूं, एक सेंटेंस में समझूं तो ये है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में एफडब्ल्यू टेलर ने स्टेटमेंट दिया कि जो चीजें साइंटिफिकली पॉसिबल हैं वो चीजें, उन चीजों के ऑर्डर दिए जाएं। ऐसा नहीं है किसी से कुछ भी बोल दिया। जैसे कि अभी प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि एक बंदे को 10 किलोमीटर चलना था, आपने उससे कह दिया कि जा 5 मिनट में भाग के जा, नहीं पॉसिबल है। तो जो साइंटिफिकली चीज पॉसिबल नहीं है वो नहीं करना। वर्क कैसे करना है, इन्होंने देखो एफडब्ल्यू टेलर ने इफिशिएंसी ऑफ वर्क पे फोकस रखा, इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट पे फोकस नहीं रखा। इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट पे फोकस रखा हेनरी फ्योल ने। इन्होंने जो फोकस रखा वो रखा एफिशिएंसी ऑफ वर्क। वर्क अच्छा होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। तो इन्होंने कहा वही वर्क अच्छे से हो सकता है जो साइंटिफिकली प्रूव हो। अगर आप एक ऐसी चीज करना चाह रहे हो जो साइंटिफिकली नहीं हो सकती तो आप उस चीज में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर 2 मिनट में दौड़ के जाना है तो ये साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो सकता। इतनी तेज आप स्पीड नहीं हो सकती आपकी इतनी तेज, तो आप इसे नहीं कर सकते। तो पहले क्या होता था बेटा, रूल ऑफ थंब चलता था। मैनेजर कह देता था ये कर, वो कर। ऐसे ही राजा महाराजा लोग थे पहले तो कह देते थे ये कर, रूल ऑफ थंब चलाते थे, अपनी बात का सब कुछ चलाते थे। अब ये नहीं, एफडब्ल्यू टेलर ने कहा अब ये और नहीं। अब क्या होगा, डेमोक्रेटिक होगा, ऑटोक्रेटिक नहीं होगा। रूल ऑफ थंब हो गया ऑटोक्रेटिक, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या हो गया, डेमोक्रेटिक। अगर वो चीज हो सकती है तो होगी, अगर नहीं हो सकती है तो वो चीज बिल्कुल नहीं होगी। ये था साइंस रूट ऑफ थंब। इसके जो फायदे हुए वो ये हुए कि मैनेजर अपने राइट्स के गलत यूज नहीं कर पाते। अब अगर ये रूल होगा तो मैनेजर अपने राइट्स जो होते हैं, अथॉरिटीज उनकी जो होती हैं, उसका कोई गलत यूज नहीं कर सकते। और इम्प्रूव एफिशिएंसी, ये हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव करेगा। जब हम साइंटिफिकली कोई काम करते हैं तो एक उसके फंक्शन क्या होते हैं, स्मूथली चलते हैं वो चीज़ें, और हम अपने गोल को, अपने टारगेट को जल्दी से अचीव कर लेते हैं। ये हमारा था फर्स्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। वही चीज़ें पॉसिबल हैं जो साइंटिफिकली प्रूव हो जाएंगी, साइंटिफिकली जो चीज़ पॉसिबल है वो होगी, अदरवाइज कोई चीज़ नहीं होगी। ये हमारा था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब हम सेकंड साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। लिखा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी टूटनी नहीं चाहिए। व्हाट इज हार्मनी? हार्मनी होती क्या है? हार्मनी होती है द वर्ड आई रिप्लेस विद बी। आई को मैं रिप्लेस कर दूं बी से, मैं खत्म हो जाए। जब एक मैनेजर के अंदर, जब एक सुपीरियर के अंदर मैं खत्म हो जाए, तो कोई भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट दोनों के अंदर से मैं खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल बिजनेस के पर्पज से मैं देख लूं तो वर्कर्स अगर अपने आप को मैं समझने लगे, रोज हड़ताल पे बैठ जाएं, तो दिक्कत होगी भाई। हार्मनी होनी चाहिए। रोज हड़ताल पे बैठ रहे हो, बात काम हो पाएगा क्या? नहीं होगा। मैनेजर रोज कह दें अब तेरी 10,000 सैलरी कम होगी, 5,000 सैलरी कम होगी, नहीं बढ़ेगी सैलरी, तो इससे भी दिक्कत होगी। हार्मनी क्या होता है? शेयरिंग ऑफ गेन। जो अपने फायदा हुआ आपको उसे शेयर करो। मतलब पैसों की टर्म में नहीं कह रहा मैं, अगर आपको किसी भी, आपने अपना टारगेट अचीव करा तो उसका क्रेडिट अपने आप मत लो। मैनेजर उसका क्रेडिट अपने आप ना ले। क्रेडिट कैसे देना चाहिए? वर्कर को भी और अपने आप को भी। तो क्या होना चाहिए? द वर्ड आई रिप्लेस विद बी। आई को जब आप बी से रिप्लेस कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। द सुपीरियर, देयर इज हार्मनी बिटवीन अ सुपीरियर एंड अ सबऑर्डिनेट। हार्मनी होनी चाहिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड होगा तो जो रिलेशनशिप है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का वो अच्छा होगा। जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन अच्छा होता है तो कंट्री में क्या होते हैं? काम होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कंट्री का ले लिया, सुपीरियर गवर्नमेंट हो गई, सबऑर्डिनेट हम लोग हो गए। अगर हमारा अपनी सरकार से, अगर किसानों का, किसान आर द सबऑर्डिनेट, वी आर द किसान, हम सबऑर्डिनेट हैं, गवर्नमेंट सुपीरियर है ना। अगर हमारा रिलेशन आज अच्छा होता तो हम खेतों में होते ना। ये जितने किसान धरने कर रहे हैं यहाँ नहीं होते ना, खेतों में होते। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नहीं टूटना चाहिए। द वर्ड आई रिप्लेस विद बी। कंट्री वो नहीं चला रहे, कंट्री उनके वजह से नहीं बनी, दोनों के वजह से बनी है। अंबानी अडानी की वजह से अगर बनी है तो कंपनियां किसानों के वजह से भी बनी है। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। गवर्नमेंट को ये बात समझना चाहिए और बात सुनना चाहिए किसानों की। फिलहाल ये था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। ये दूसरा साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था। तीसरा क्या है भाई? अब ये साइंटिफिकली क्यों था? अच्छा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड साइंटिफिकली क्यों था? एक साइंस में एक इक्वेशन है कि साइंस में क्या, एक होता है x प्लस वाई
अगर x प्लस वाई दो इंसान होते हैं, अगर x अलग है तो उसकी पावर x है, y अलग है तो उसकी पावर y है। अगर ये दोनों मिल गए तो इनकी पावर हो जाती है x प्लस वाई प्लस डेल्टा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, इसमें कुछ उन दोनों की पावर में कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। जब हम यूनिटी से काम करते हैं हमारी यूनिटी टूटनी नहीं चाहिए। ये था साइंटिफिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 2। पहला क्या था? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हम तीसरा पढ़ेंगे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। लगभग हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की तरह है। इट इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में क्या था भाई? शेयरिंग ऑफ गेन को शेयर करना चाहिए। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में क्या है भाई? कोऑपरेशन की वर्कर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, सुपीरियर को सबऑर्डिनेट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और सबऑर्डिनेट को सुपीरियर के साथ करना चाहिए कोऑपरेट। अगर सुपीरियर ने इंक्रीजमेंट का वादा कर दिया है तो उसे इंक्रीजमेंट करना चाहिए, अपने कमिटमेंट पे रहना चाहिए। अगर वर्कर्स को काम दिया गया तो उस काम को अच्छे से करना चाहिए। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जैसे कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन था हेनरी फ्योल का, वैसे ही ये है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। दोनों को एक दूसरे से कोऑपरेट करके चलना चाहिए, सबऑर्डिनेट को सुपीरियर से, तब आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में है क्या? देखो मियाँ बीवी हैं, माँ बाप दोनों हैं आपस में, उनमें क्या है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। माँ अपने आप को सब कुछ ना समझे, बाप अपने आप को सब कुछ ना समझे, मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ दोनों को आपस में समझे कि हम दोनों की वजह से कोई चीज हुई है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हो गया बच्चे और माँ बाप। बच्चों में और माँ बाप में क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर बच्चा कह रहा है नहीं नहीं मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए और माँ बाप कह रहा है तुझे कुछ नहीं दिलाएंगे, तो उसके रिप्लेस में कुछ और दिला दो, कोऑपरेट करो, बच्चों के साथ कोऑपरेट करो। बच्चों को माँ बाप के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन हार्मनी का जब सिंबल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मियाँ बीवी जैसे होते हैं, हार्मनी होनी चाहिए आपस में, क्या होनी चाहिए? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। The fourth scientific principle of management. Now we will discuss about fourth scientific principle of management, which name is development of worker to their greatest efficiency and prosperity. Development of worker to their greatest efficiency and prosperity. Workers को आज़ादी देना चाहिए, आज़ादी of thought, आज़ादी of thinking, thought processing, है ना? Prosperity of thinking उन्हें देनी चाहिए हमें कि वो कुछ भी सोच सकते हैं। ये हमें उन्हें आज़ादी देना चाहिए थी। पहले होते थे बंधुआ मजदूर, होते ना, स्लेव होते थे पहले, तो उन्हें आज़ादी नहीं होती थी कुछ कि तुम तो हमारे नौकर हो। अब क्या होना चाहिए भाई? वर्कर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, उनकी थिंकिंग की आज़ादी होनी चाहिए उनके पास। इससे आपको ही फायदा होगा, आपका ही क्या पता, आपको ना पता हो वो अच्छा तरीका, वो मेथड आपको ना पता हो, जो मेथड वर्कर को पता हो। आप काम तो नहीं कर रहे हो भाई, आप तो सुपीरियर हो। तो वर्कर्स अगर एक नया मेथड क्रिएट कर रहा है तो उसे इनोवेशन की आज़ादी होनी चाहिए। अब बात आ गई डेवलपमेंट एफिशिएंसी। तो ट्रेनिंग, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर में फर्क होता है। तो हमें लेबर को, अपने वर्कर्स को, अपने सुपीरियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को स्किल्ड बनाना चाहिए। ये चार थे साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। नंबर 1 इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, नंबर 2 इज harmony not discord, number 3 is cooperation not individualism, number 4 development of worker to their greatest efficiency and prosperity. ये चार थे। Now we will discuss about scientific technique which is given by एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब हम डिस्कस करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो साइंटिफिक टेक्निक्स दी, 5 साइंटिफिक टेक्निक्स दी। पहली टेक्निक्स का नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि 2 इंचार्ज बना दो, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक वर्किंग इंचार्ज। फंक्शनल फोरमैनशिप में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि 2 जगह डिवाइड कर दो। अपने वर्क आपको कराना है तो अपने मैनेजमेंट को 2 जगह डिवाइड कर दो, पहला प्लानिंग इंचार्ज में और दूसरा वर्किंग इंचार्ज में। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर उसने 4 लोग सिलेक्ट करे और वर्किंग इंचार्ज के अंदर भी उसने 4 लोग सिलेक्ट करे। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर जो 4 लोग सिलेक्ट करे उसमें पहला आता है रूट किलर।
जो आपको बताए कि जाना कहाँ है, आपको पूरा रास्ता डिजाइन करके दे, यानी कि प्लानिंग पॉलिसी बताए टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, रोड किलर। फिर दूसरा आ जाता है जो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्टर किलर, जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तीसरा आपका आ जाता है कॉस्ट एंड टाइम किलर, कि कितने टाइम में और कितनी कॉस्ट में उस गोल को अचीव करना है। फोर्थ आपका आ जाता है डिसिप्लिनरी, जो डिसिप्लिन को मेंटेन करता है इस पूरे प्रोसेस में। ये थे प्लानिंग इंचार्ज 4। अब हम आ जाते हैं वर्किंग इंचार्ज पे। 4 वर्किंग इंचार्ज उसने बोले थे। पहला था भाई गैंग बॉस। गैंग बॉस इज ए पर्सन हु अरेंज ऑल टूल्स ऑफ द वर्किंग, जो वर्किंग के सारे टूल्स को अरेंज करेगा, एक जगह पे लेके आएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जहां ऑर्डर में रखेगा, उसे कहते हैं गैंग बॉस। फिर दूसरा एफडब्ल्यू टेलर ने इंसिस्ट किया कि आना चाहिए दूसरा स्पीड बॉस। स्पीड बॉस आपको बताएगा कि काम देखेगा वो कि काम कितना हो रहा है और टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आ जाता है आपका रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस वो होता है जो आपके टूल्स खराब हो जाते हैं तब रिपेयर कराता है। फिर लास्ट उसने फोर्थ बताया था इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्शन करेगा कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फंक्शनल फोरमैनशिप में एफडब्ल्यू टेलर ने 2 जगह बांट दिया, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक अपना वर्किंग इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में 4 वो आ गए, मैंने आपको बता दिए। फिर वर्किंग इंचार्ज, ये था एफडब्ल्यू टेलर का फंक्शनल फोरमैनशिप। दूसरी टेक्निक जो एफडब्ल्यू टेलर ने दी वो क्या है? दूसरी टेक्निक दी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन में और सिंप्लीफिकेशन में एफडब्ल्यू टेलर ने कहा इस दूसरी टेक्निक में कि आप जो प्रोडक्ट है आपका, उसका एक स्टैंडर्ड बना दो। सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके नहीं, प्रोडक्ट के साइज को लेके, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, प्रोडक्ट के नेचर को लेके, उसके लेवल को लेके, सब उसका एक स्टैंडर्ड बना दो। साइज, क्वांटिटी, एक अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका एक क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, संग में उसका साइज भी अच्छा होना चाहिए, उसका अट्रैक्टिव लुक होना चाहिए। ये था स्टैंडर्डाइजेशन में। और एक स्टैंडर्ड टाइम में वो मेंटेन होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम में वो मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए, उसे स्टैंडर्ड टाइम में बनना चाहिए। ये था स्टैंडर्डाइजेशन। एंड सिंप्लीफिकेशन टेक्निक का सिंप्लीफिकेशन में एफडब्ल्यू टेलर ने फोर्स किया कि नंबर ऑफ वैरायटी ज्यादा मत रखो। ज्यादा नंबर ऑफ वैरायटीज रखोगे तो आप क्वालिटी पे फोकस नहीं कर पाओगे, तो आप वैरायटी कम कर लो। 2000 वैरायटी से 200 वैरायटी कर लो, मगर क्वालिटी पे ध्यान दो। एक प्रोडक्ट जो है उसका डुप्लीकेट ना बन पाए, एक अपना आइडियल स्टैंडर्ड अपना तैयार कर लो कि हर प्रोडक्ट आपका उसी स्टैंडर्ड एज पर द गिवन स्टैंडर्ड बने वो प्रोडक्ट। ये था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। थर्ड जो टेक्निक हमारे भैया एफडब्ल्यू टेलर ने दी वो आ जाएगी आपकी वर्क स्टडी। तो एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि किसी भी वर्क को करने से पहले हमें चाहिए, एक मैनेजमेंट को चाहिए कि वो पूरे वर्क की स्टडी कर ले कि ये वर्क कैसे होगा, किस मेथड से होगा, कितना रेस्ट ले लेके होगा, कहाँ से चला फिरी से होगा। ये तो वर्क स्टडी के अंदर आती हैं 4 स्टडी। पहली स्टडी का नाम होता है फटीग स्टडी, जिसका नाम होता है रेस्ट, जिसमें इसने कहा, एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी आप उससे वर्कर से काम कराते रहो। अगर कंटिन्यूसली आप एक वर्कर से काम कराओगे तो वो थक जाएगा और काम को नहीं कर पाएगा। तो फटीग स्टडी में हम देखते हैं कि कितने वक्त के बाद हम उस वर्कर को रेस्ट दे दें ताकि वो काम फुल ऑफ एनर्जी के साथ करे। ये था फटीग स्टडी। दूसरा इसमें आ जाता है मेथड स्टडी, कि वो वर्क किस मेथड से सबसे अच्छा हो सकता है। फाइंड करें उस मेथड को और फिर वो मेथड अप्लाई करें और उस मेथड से अपने वर्क को करने की कोशिश करें और उस मेथड से करें। एक स्टैंडर्ड मेथड बना लें अपना और उसी से आपको करना चाहिए। फिर तीसरा आ जाता है आपका टाइम स्टडी। एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट कितनी टाइम में बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट कितने, एक प्रोडक्ट को बनने में 10 घंटे लग रहा है, फिर दूसरे प्रोडक्ट को बनने में 2 घंटे लग रहे हैं, ऐसा नहीं। एक स्टैंडर्ड टाइम डिजाइन करें, जो होता है स्टैंडर्ड टाइम आप बताएं अपने वर्कर्स को कि इतनी देर में ये बनना चाहिए। जब ये साइंटिफिकली जो प्रूव है, नॉट रूल ऑफ थंब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रूल ऑफ थंब कि भाई जो चीज साइंटिफिकली प्रूफ ही नहीं है, जो साइंटिफिकली हो ही नहीं सकती,
वो बात करता हूँ वो नहीं। एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि जो साइंटिफिकली हो सकता है तो सबसे स्टैंडर्ड टाइम ले लें और उसी स्टैंडर्ड टाइम में वो काम कराएं। ये थी टाइम स्टडी। फिर फोर्थ आ जाती है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में आता है कि भाई देखो आपके टूल्स अगर आपको पता नहीं होंगे कहाँ है, फॉर एग्जांपल आपने हेनरी फयोल का मैनेजमेंट ऑफ ऑर्डर फॉलो नहीं किया, अब आपको नहीं पता आपके टूल्स कहाँ ये कहाँ है, तो मोशन ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा मोशन, अननेसेसरी मोशन आपके वर्क को क्या करता है, कम करता है। एफडब्ल्यू टेलर ने एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट पे इतना फोकस नहीं किया जितना फोकस किया एफिशिएंसी ऑफ वर्क पे। एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि वर्क को बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो प्रोडक्शन आपका कम हो जाता है जब आप अननेसेसरी मोशन करते हो, यहाँ से वहां चल रहे हो, वहां से चला फिरी ज्यादा कर रहे हो और काम बड़ा कम कर रहे हो। और चला फिरी कब होती है, जब आप ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। यार हर चीज आपको पता होती है कहाँ है, तो आप ऑर्डर को फॉलो करते हैं। बिल्कुल, ये थी 3 टेक्निक एफडब्ल्यू टेलर की। फर्स्ट क्या थी, फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरी थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, तीसरी थी वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर 4 थी। कौन कौन सी स्टडी थी, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड मेथड स्टडी। ठीक है ना। अब फोर्थ आ जाती है इसकी डिफरेंशियल पीस बेसिस सिस्टम। इसके ऊपर तो पूरी एफडब्ल्यू टेलर ने अपनी बुक लिखी है, फिलहाल अभी यहाँ छोटा सा हमें पढ़ना है डिफरेंशियल पीस बेसिस सिस्टम। इसमें एफडब्ल्यू टेलर ने कहा अगर आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो लेबर को 2 टाइप में डिवाइड कर दो, एक स्किल्ड लेबर और एक अनस्किल्ड लेबर, और एक सेमी स्किल्ड लेबर। टाइप बना दो उसके, काफी 2 ही नहीं, ज्यादा बन रहे हैं तो ज्यादा भी बना दो, उसे ग्रुप में डिवाइड कर दो कि ये स्किल्ड लेबर है, ये सेमी स्किल्ड लेबर है, ये अंडरगोइंग स्किल्ड है और ये कतई स्किल्ड नहीं है, बिल्कुल न्यू है। 4 में उसे डिवाइड कर दो, जितने में भी हो जाए उसमें कर दो। और फिर स्किल्ड जो है उन्हें अलग वेजेस दो, जिस लायक वो काम कर रहे हैं। एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि हमें परफॉर्मेंस बेसिस पे सैलरी देना चाहिए, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसे बेसिस और सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए, अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें देनी चाहिए उन्हें। ये था डिफरेंशियल पीस बेसिस सिस्टम। अब लास्ट जो टेक्निक थी एफडब्ल्यू टेलर की वो थी मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन, माइंड का चेंज करना। जब एक वर्कर आपकी कंपनी में आता है तो वो वर्कर अपने गोल से ज्यादा प्यार करता है गोया के आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल से। आपने अभी हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल पढ़ा था, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, कोई भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में गया तो उसका एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है कि वो चाहता है वो अपने गोल को अचीव करे। वो इतनी तवज्जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे नहीं देता जितनी तवज्जो वो अपने गोल पे देता है। तो मेंटल रिवॉल्यूशन इन्होंने एक टेक्निक दी कि उसे इतना मोटिवेट कर दो, इतना मोटिवेट कर दो कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अपना गोल समझने लगे। और यही हेनरी फ्योल ने कहा था वहां पर, एफडब्ल्यू टेलर ने भी टेक्निक में यही कहा कि उसे इतना मोटिवेट कर दो कि उसके अंदर मेंटल रिवॉल्यूशन आ जाए, वो सोच बदल जाए उसकी। तो ये थे 5 टेक्निक ज्यादा काम करवाने की। अगर आपको ज्यादा काम प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ये 5 साइंटिफिक टेक्निक which is given by F.W. Taylor you have to follow in your management, you have to follow in your organization. Number 1 is functional foremanship. Functional foremanship means 8 boss, 8 boss होना चाहिए। It is just opposite to Henry Fayol's principle unity of direction. Henry Fayol stated that there is only one boss, whereas F.W. Taylor insists 8 boss in functional foremanship. तो फर्स्ट टेक्निक थी फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकंड टेक्निक थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, एंड द थर्ड टेक्निक इज वर्क स्टडी, फोर्थ इज डिफरेंशियल पीस बेसिस सिस्टम, एंड फिफ्थ इज मेंटल रिवॉल्यूशन. Now we will discuss about modern technique which is currently used in our organizations. Now the seventh highlighted point is modern technique which is currently used in our business organization. ये 5 मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो आज लोग अपने मैनेजमेंट में यूज करते हैं, इनका बड़ा हार्डली यूज करते हैं. फर्स्ट मॉडर्न टेक्निक है आपकी ऑपरेशनल रिसर्च. ऑपरेशनल रिसर्च इज अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट. ये डिजाइन हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम. सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कैसे रोकना है ये इसमें सब कुछ डिस्कस हुआ था. तो ये है ऑपरेशनल रिसर्च. इसका मतलब होता है कि इस टेक्निक का मतलब होता है कि आप अपने
बिजनेस है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जब कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो पहले उसकी पूरी रिसर्च कर लो। अगर रिसर्च करने के बाद काम करोगे तब आपको फायदा होगा, आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और सेल भी आपकी ज़्यादा ही होगी। ये था ऑपरेशनल रिसर्च। दूसरा आपका आ जाता है लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग इज अ मॉडर्न टेक्निक। ये हमें एम्फसाइज करती है, इट एम्फसाइज ऑन द 7 थिंग्स। ये 7 चीजों पे हमसे एम्फसाइज करती है, इन 7 चीजों का ओवरलैपिंग ना हो, इन 7 चीजों का वेस्ट ना हो। वेटिंग टाइम, मोशन, प्रोसेसिंग और भी सारी चीजें इसमें आती हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग ये मॉडर्न टेक्निक थी। तीसरी मॉडर्न टेक्निक आपकी आ जाएगी केजिन। केजिन इज अ वर्ड फ्रॉम साउथ कोरिया। ये साउथ कोरियन वर्ड है केजिन, जिसका मतलब होता है चेंज फॉर बेटर। तो ये टेक्निक यूज होती है कि आज आप जो हो तो उससे अच्छा करने की कोशिश करो, आप जो हो उससे अच्छा करने की कोशिश करो। चेंज फॉर बेटर, बदल जाओ अच्छा होने के लिए। आप कहते हो भाई हम जैसे हैं वैसे ही सही हैं, अगर बिजनेस में ऐसे कहोगे ना हम जैसे हैं ऐसे, हम बुरे हैं और बुरे ही सही हैं, तो भैया तुम प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे फिर कभी जिंदगी में। तो ये केजन टेक्निक है, चेंज फॉर बेटर। फर्स्ट क्या थी आपकी भाई ऑपरेशनल रिसर्च, दूसरी क्या थी लीन मैन्युफैक्चरिंग, तीसरी थी केजन एंड फोर्थ आपकी आ जाएगी सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा क्या है? इट मेंटेन स्टैंडर्ड क्वालिटी और रिड्यूसिंग नंबर ऑफ वैरायटी, जो अभी हमने उसमें पढ़ी थी। तो वैरायटीज, नंबर ऑफ वैरायटीज को वेरिएशन लाके, नंबर ऑफ वेरिएशन लाके आप अपनी क्वालिटी को क्या कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। ये कहती है सिक्स सिग्मा। अब आपका आ जाएगा जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। ये एक टेक्निक है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। ये 5 टेक्निक है मॉडर्न टेक्निक, इनके बारे में आपका आएगा ऑपरेशनल रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च, लीन मैन्युफैक्चरिंग, केजिन, सिक्स सिग्मा, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। ये 5 आपकी आ जाएंगी मॉडर्न टेक्निक। इस चैप्टर का सबसे लास्ट हाईलाइटेड पॉइंट है 8 पॉइंट, जो कि है फ्यूल वर्सेस टेलर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूल वर्सेस टेलर। आपको कोई भी 5 डिफरेंस याद रखने हैं फ्यूल और टेलर के। तो हेनरी फ्यूल इज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट, वेयरएज टेलर इज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं? फादर ऑफ मैनेजमेंट। पूरे ही मैनेजमेंट का फादर कौन है? हेनरी फ्यूल। वहां के टेलर कौन है? टेलर फादर है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ठीक है। फिर हेनरी फ्यूल ने क्या दी? हेनरी फ्यूल गिव 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वेयरएज एफडब्ल्यू टेलर गिव 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड 5 साइंटिफिक टेक्निक्स। ये इन्होंने दी। इसके जो प्रिंसिपल हैं वो क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी, उनकी कहीं पर भी अप्लाइड हो सकते हैं। ये क्या है? स्पेशल सिचुएशन में अप्लाइड हो सकते हैं। ये 3 हो गए। पहला क्या था? पहला कि हेनरी फ्यूल इज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट, he is a father of scientific management, he give 14 principle of management, he give 4 scientific principles and 5 techniques. His principle is universal applied, pervasive. His principle is specially applied, कहीं कहीं पर अप्लाइड होते हैं, कहीं कहीं पर अप्लाइड नहीं होते हैं। फोर्थ डिफरेंस आपका आ जाएगा, हेनरी फ्यूल ने कहा था कि सिंगल बॉस होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्यूल ने बोला था एक बॉस होना चाहिए, वेयर एज टेलर ने बोला था कि 8 बॉस होना चाहिए। कहां पर बोला था? फंक्शनल फोरमैनशिप में इसने कहा था 8 बॉस होना चाहिए। ये 4 डिफरेंस हो गए। देखिए दोनों में क्या सिमिलरिटीज थी। एफडब्ल्यू टेलर हो या हेनरी फ्यूल हो, दोनों ही चाहते थे improve the efficiency of the organization, एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए और इंप्रूव हो जाए, ये दोनों ही चाहते थे, पहला पॉइंट। दूसरा, दोनों चाहते थे कि सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का जो रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। सबऑर्डिनेट सुपीरियर्स का जो रिलेशन है, सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपीरियर की जो अथॉरिटीज हैं उनमें क्लश नहीं होना चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कि दोनों ही चाहते थे लोग अपने इंडिविजुअल फोकस पे फोकस ना करें, इंडिविजुअल गोल पे फोकस ना करें, बल्कि फोकस करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे, जनरल इंटरेस्ट ले। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा ये हो गया कि दोनों ही चाहते थे डिवीजन ऑफ वर्क। दोनों ही क्या चाहते थे? डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क एक बड़े टास्क को छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड कर दिया जाए और फिर उन्हें स्पेशलाइजेशन, ये दोनों डिवीजन ऑफ वर्क होता है स्पेशलाइजेशन के लिए, और उन्हें स्पेशल लोगों से उस काम को कराया जाए। और फोर्थ है कि दोनों ने ही मैनेजमेंट, लास्ट है फिफ्थ कि दोनों ने ही मैनेजमेंट के लिए बहुत ही कुछ कंट्रीब्यूट किया है
और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलमोस्ट लोगों के इन दोनों के सेम है। यूनिटी। पांचवा पॉइंट आपका आ जाएगा, हेनरी फ्योल ने फोकस किया था एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अच्छा हो जाए। वेरएस टेलर ने फोकस किया था कि प्रोडक्शन ज्यादा हो। एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन पे वर्क किया था टेलर ने, और हेनरी फ्योल ने वर्क किया था एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट पे। हेनरी फ्योल ने 6 पॉइंट एक और ले लीजिए। हेनरी फ्योल ने फोकस किया था टॉप लेवल मैनेजमेंट से स्टार्ट किया था, वेरेस टेलर ने जो फोकस किया था स्टार्ट किया था वो लोअर लेवल वर्कर से स्टार्ट किया था, इन्होंने प्लानिंग से स्टार्ट किया था। ये 6 पॉइंट थे डिफरेंस के हेनरी फ्योल और टेलर के। अब हम कुछ पॉइंट पढ़ ले रहे हैं जहां पर ये दोनों सिमिलर थे।